हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 7 में। इससे पहले इस चैप्टर के 6 और लेक्चर्स आ चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन का डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था और एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। और आज के इस लेक्चर में पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करते हुए ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में देयर मस्ट बी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वे नॉर्मल रेट पे ब्रीदिंग करते हैं अगर वो स्थिर कंडीशन में, मतलब नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर वो भी अगर कोई काम कर रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, वैसी स्थिति में बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है और इसके कारण उनका ब्रीदिंग का स्पीड बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन का स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन अगर वहीं एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, तो चूँकि वाटर में ऑक्सीजन का डिजोल्व अमाउंट काफ़ी कम होता है, इसलिए उनका जो रेस्पिरेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसलिए हाई होता है क्योंकि उनको अपने ऑक्सीजन का डिमांड पूरा करना है और वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो काफ़ी कम है। इसलिए जब वो अपने रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाते हैं तब जाकर के वो अपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन का डिमांड है उसको पूरा कर पाते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट बात था जिसको ध्यान में रखना है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाना काफ़ी आसान है, मैं आपके सामने बनाता हूँ और इसको आप देखेंगे और साथ में बनाएंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से करके ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक लाने के बाद इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, उसके बाद फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर हम इसमें इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे। ये दोनों हमारे लंग्स हो गए। ठीक है, इसके नीचे इस प्रकार से बनाएंगे, ये डायफ्राग्म होता है। ठीक है, अब इस लंग्स के अंदर और ब्रांचिंग्स होगा, तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे। फिर इस ब्रांचिंग में इस तरह का बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब हम इनका नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहला ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं नोजल पैसेज, PASSAGE। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया माउथ कैविटी। इसमें इस तरह का सर्कुलर रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, TRACHEA। इसमें जो ये सर्कुलर रिंग है उसको बोलते हैं कार्टिलेजनस रिंग्स। ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे लंग्स, ये और ये दोनों हो गए लंग्स। ट्रैकिया जो आकर के दो लंग्स में डिवाइड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकी।
इन दोनों को हम, ये जो दोनों डिवाइड हो रहा है इनको हम बोलते हैं ब्रोंकी, BRONCHI। इसको सिंगल हम बोलते हैं ब्रोंकस, ठीक है, सिंगल। अगर एक को बोलना हो तो हम ब्रोंकस बोलेंगे, दोनों एक साथ ब्रोंकी हो जाएगा। उसके बाद लंग्स में जो ब्रोंकी है उसका भी ब्रांचिंग होता है। ये सारे ब्रांचेज को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, BRONCHIOLES। ये हो गया हमारा ब्रोंकियोल्स। ये जो लंग्स के अंदर जो ब्रांचिंग हुआ है ब्रोंकी का, उसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है छोटा छोटा, इनको हम बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है, इनको हम एल्वियोली बोलते हैं। फिर उसके बाद ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम डायाफ्राम बोलते हैं, DIAPHRA, डायफ्राम इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम हो गया। अब हम देखते हैं कि इन सभी का क्या क्या फंक्शन होता है। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो आप सबसे पहले इस डायग्राम को बनाएंगे, जो कि काफ़ी आसान है। यदि आप घर पे इसको प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार, काफ़ी आसानी से बनाने आ जाएगा। उसके बाद हम इसका जो फंक्शन होता है अलग अलग इन ऑर्गन्स का, उसको हम लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अब उसको लिखते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको हम पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। तो हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नोजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स एंड डायफ्राम। ये सारी चीज़ें हमने, आप देखेंगे ऊपर तो डायग्राम में बताया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें डायग्राम में दिखाई गई वो सभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट में, द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज टेकन इन आवर बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट इन द नोज। जो नोज़ में जो दो नोस्ट्रिल्स होते हैं, जिसको हम नाक का छेद बोलते हैं, उसके थ्रू एयर हमारे बॉडी में आता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, द एयर गोज टू विंड पाइप और ट्रैकिया थ्रू नेजल पैसेज। जब नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर हमारे बॉडी में आता है, उसके बाद जस्ट नोस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज होता है, और उस नेजल पैसेज के थ्रू एयर विंड पाइप या ट्रैकिया, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने फिगर में बताया था, वहाँ पे जाता है। तो सबसे पहले एयर नोस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे अंदर जाता है, फिर उसके बाद वो आता है नेजल पैसेज, और उस नेजल पैसेज के थ्रू होते हुए वो विंड पाइप या ट्रैकिया में पहुँचता है। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकी। जो विंड पाइप या ट्रैकिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हम ब्रोंकी बोलते हैं, जो कि मैंने फिगर में बताया हुआ था। फिफ्थ पॉइंट है, द 2 ब्रोंकी आर कनेक्टेड टू द 2 लंग्स। जो हमारा 2 लंग्स होते हैं, उन दोनों लंग्स से वो जो दोनों ब्रोंकी होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। ट्रैकिया जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ब्रोंकस में, जिसको प्लूरल में हम बोलते हैं ब्रोंकी, ठीक है। वो जब आप फिगर में देखें, ठीक है, वो जब जाता है लंग्स में, फिर उसके अंदर वो लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जो कि मैंने बताया था, आप फिगर में भी देखें कि किस तरह से लंग्स के अंदर वो लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स में डिवाइड किया हुआ है। उस ट्यूब्स को बोलते हैं हम ब्रोंकियोल्स। जो लंग्स हैं उसके अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और ये ब्रोंकियोल्स ब्रोंकस के डिवीजन से बने हुए होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, यानी 7th नंबर पॉइंट, ब्रोंक्यूल्स हैव पाउच और बैलून लाइक एयर सैक कॉल्ड एल्वियोली। आप फिगर में देख रहे होंगे जो लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं, यानी जो ढेर सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें गोला गोला ढेर सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, वो एयर सैक होते हैं, उनको हम एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है।
एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस इन एल्वियोली। जो गैस वहाँ तक पहुँचता है, जो एयर वहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो वहीं पे होता है। यानी जो एल्वियोली होता है वहाँ पे बॉडी से ब्लड के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा हुआ होता है, यानी वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है, और फिर बाहर से नोज़ल पैसेज के थ्रू होते हुए, ट्रैकिया के थ्रू होते हुए ब्रोंकस के रास्ते वहाँ पर ऑक्सीजन रिच एयर पहुँचता है। फिर उसी एल्वियोली में डिफ्यूज़न के थ्रू जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसमें से ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में, और फिर ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली में आ जाता है डिफ्यूज़न के थ्रू। फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब वो बाहर की तरफ निकल जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है उसको हम आगे डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यदि पूछता है तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद ये जो 8 पॉइंट है इसको लिखेंगे, ठीक है। डायग्राम के थ्रू आप बता देंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और उसके बाद इस तरह से आप पॉइंट वाइज लिख करके ये बताएंगे कि उन सभी ऑर्गन्स का क्या फंक्शन होता है। तो इस तरह से हो गया हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक पॉइंट हम नोट बनाकर लिखेंगे, आवर लंग्स रिमूव 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डे। यानी हमारे लंग्स से डेली 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिमूव होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट बनाकर लिख लेंगे जानकारी के लिए। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स में ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टीम, लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट में जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, मेजर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट हो गया, स्टीम हो गया, लिप्स हो गए, ये सभी पार्ट्स इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और प्लांट्स में हम सबसे पहले देखेंगे रेस्पिरेशन इन रूट। द रूट्स ऑफ प्लांट टेक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट्स में रूट जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए जो सॉइल पार्टिकल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उसको डिफ्यूज़न के थ्रू लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा कि प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कर लेते हैं, यानी जो रेस्पिरेशन के बाद जो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका यूज़ वो कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, जिसके कारण रेस्पिरेशन के बाद जो उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो कंज्यूम नहीं हो पाता है और वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है, ठीक है। तो प्लांट के लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर है उनके रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन दिन में चूँकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहाँ पे उनके रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसका यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस में। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो CO2 की ज़रूरत पड़ती है वो एटमॉस्फेयर से आ जाता है, और उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट होता है उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन उस ऑक्सीजन का कुछ पार्ट उस प्लांट के रेस्पिरेशन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है द रूट हेयर प्रेजेंट इन द रूट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो प्लांट में रूट हेयर होते हैं वो गैसेस के एक्सचेंज में मदद करते हैं, यानी रूट के रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। प्लांट के स्टेम्स में किस प्रकार के रेस्पिरेशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इन द स्टेम्स ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स यानी हर्ब्स स्टोमाटा आर प्रेजेंट विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स जितने भी होते हैं जिसको हम हर्ब्स बोलते हैं, वैसे प्लांट जिनका स्टेम ग्रीन होता है, उन सभी प्लांट्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। उन सभी प्लांट्स के स्टेम में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है और उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। लेकिन सेकेंड पॉइंट में देखिए, इन हार्ड एंड वुड स्टेम्स ऑफ द बिग प्लांट्स और ट्रीज द bark has lenticles which help in exchange of gases। तो फर्स्ट केस में तो हमने देख लिया वैसे प्लांट जिनका स्टेम ग्रीन था, लेकिन बहुत सारे जो बड़े पेड़ होते हैं जैसे कि मैंगो हो गया, इन सभी ट्रीज में, इस प्रकार के पेड़ में जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, वुडी होता है। तो फिर वहाँ पे कैसे रेस्पिरेशन होता है? तो उस वैसे पेड़ में, वैसे ट्रीज में उनका जो बार्क होता है उसमें लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उसमें स्टोमाटा नहीं होता है, उसमें लेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो है रेस्पिरेशन इन लीव्स। प्लांट के लीव्स में किस प्रकार के रेस्पिरेशन होता है? प्लांट के लीव्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है? तो लीव्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। प्लांट्स के लीव्स में, प्लांट्स के पत्तियों में छोटा छोटा पोर्स होता है जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लीव्स टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमाटा। और उसी लीव्स के स्टोमाटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है और यहाँ भी डिफ्यूजन का प्रोसेस ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने प्लांट्स में रेस्पिरेशन, प्लांट्स के रूट्स में रेस्पिरेशन देखा, स्टेम में रेस्पिरेशन देखा और लिप्स में रेस्पिरेशन देखा, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स में अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन होता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको पढ़ने के लिए हम दो कॉलम्स बनाएंगे। एक में लिखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, दूसरे में लिखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स को हम लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें कहता है कि प्लांट के सभी पार्ट्स इंडिविजुअली रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन स्टेम, रेस्पिरेशन इन लिप्स एंड रेस्पिरेशन इन रूट, ठीक है। यानी सब पार्ट अलग अलग रेस्पिरेशन करता है। वहीं एनिमल में जो फर्स्ट पॉइंट है, एन एनिमल परफॉर्म्स रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट। एनिमल के केस में जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंगल यूनिट में होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका जो पैर का पार्ट अलग रेस्पिरेशन कर रहा है, फिर उसके बाद उसका स्टोमक वाला पार्ट अलग से रेस्पिरेशन कर रहा है, ऐसा नहीं है। एनिमल में जो रेस्पिरेशन है वो एक सिंगल यूनिट है, यानी एक जगह से वो होता है एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है देयर इज़ अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के केस में गैस का ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट का जो अलग अलग पार्ट है वो अपना अलग अलग रेस्पिरेशन कर रहा है। मतलब कि जो लिप्स में रेस्पिरेशन हो रहा है, फिर उसको रेस्पिरेटरी जो गैस है उसको पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है स्टेम तक, क्योंकि स्टेम भी अपना अलग रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक उसी तरह रूट तक भी उसको पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूट में भी अपना अलग रेस्पिरेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि प्लांट्स के अंदर गैस का ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होता है, ठीक है। वहीं एनिमल के रेस्पिरेशन में जो सेकंड पॉइंट है, रेस्पिरेटरी गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड एनिमल्स। एनिमल के केस में रेस्पिरेटरी गैसेज जो होते हैं उनका काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उसके बाद जो लंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है और फिर जो ऑक्सीजन ब्लड में जाता है वो ब्लड के थ्रू हमारे दिमाग से लेकर के पैर तक के जितने भी सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचता है। यानी एक्सचेंज ऑफ गैस एक जगह हुआ,
एल्वियोली में, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन उसका ब्लड के थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट के सेल के पास हुआ। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का एनिमल का केस में। ठीक है, सिमिलरली जब हर एक सेल के पास ऑक्सीजन जाएगा तो वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा भी, तो वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड सब ब्लड के थ्रू सब जगह से ट्रांसपोर्ट होकर के एल्वियोली में आता है, फिर वहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होकर के बाहर की तरफ निकल जाता है एक्सपीरेशन के थ्रू। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो इन प्लांट्स। प्लांट के केस में जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट में जो ईच एंड एवरी पार्ट्स, जो मेनली जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग रेस्पिरेशन होता है, इसलिए उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो होता है, क्योंकि सभी पार्ट्स अपने ऑक्सीजन का, अपने गैस का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अपने इंडिविजुअली उसको पूरा कर लेते हैं, इसलिए उसमें रैपिड रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं एनिमल के केस में जो रेस्पिरेशन होता है वो फास्टर होता है। फास्टर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन एक जगह होता है और वहाँ से गैसेज को ईच एंड एवरी सेल के पास पहुँचाना होता है, इसलिए रेस्पिरेशन फास्टर होता है, इसलिए ज़्यादा अमाउंट में गैसेज एक्सचेंज होते हैं और फिर उसके बाद उन सभी गैसेज को ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्ज़ाम में आता है तो इसी तरह 2 कॉलम बनाएंगे, उसके बाद पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपसे किसी 2 चीज़ के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है तो उन दोनों के लिए 2 कॉलम बनाइए, उसके बाद उन कॉलम में पॉइंट वाइज उसको लिख दीजिए, यहाँ पे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ब्रीदिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज़ नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, यह बस इतना ही, ब्रीदिंग का बस इतना ही मतलब होता है कि इसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम बाहर छोड़ते हैं। अगर कोई बोलता है कि ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये गलत है। हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेते हैं और मिक्सचर ऑफ गैसेस को ही छोड़ते हैं, लेकिन जो हम गैस इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है और उसके बाद जो गैस को हम एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रीदिंग। उसके बाद द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज़ अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। यानी यदि कोई एडल्ट मैन रेस्ट में है तो वो 15 से 18 बार एक बार में ब्रीदिंग करता है 1 मिनट में। ठीक है, अगर हम बात करें, आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दें तो जो हम हवा लेते हैं, मतलब जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 mm ऑफ Hg, मतलब इतना प्रेशर होता है उसमें, पार्शियल प्रेशर होता है उसका ऑक्सीजन का जो हम हवा लेते हैं उसमें, जो इनहेल करते हैं उसमें, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है मात्र 0.3 mm ऑफ Hg। ठीक है, और जो एयर हम एक्सहेल करते हैं यानी रेस्पिरेशन के बाद जो एयर हम बाहर छोड़ते हैं उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वो 49 mm ऑफ Hg के आसपास हो जाता है और ऑक्सीजन 40 हो जाता है, इसलिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज रेस्पिरेशन को पूरा समझा और पढ़ा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी जा रही हैं वो आप ही के लिए लिखी जा रही हैं। समझाने के साथ साथ लिखने का मकसद बस केवल एक ही है कि आपके पास एक बेहतर नोट्स हो, क्योंकि NCERT से अगर आप पढ़ेंगे तो इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्लियरली नोट्स देने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आप उसको नोट ज़रूर करेंगे। ठीक है,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।